नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। हर महिला की लाइफ में अलग अलग फेजेस में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर वो चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, प्रेगनेंसी के दौरान हो या फिर हो मेनोपॉज। और हार्मोनल फ्लक्चुएशन के अलावा ये बदलाव कहीं ना कहीं मेंटली भी हमें इफेक्ट जरूर करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मेनोपॉज। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि मेनोपॉज का ये फेज स्मूथली एक महिला कैसे पार कर सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उससे कैसे निपटा जाए और सबसे जरूरी कि एक डॉक्टर की सलाह लेनी कब जरूरी हो जाती है। तो चलिए फिर बिना देर किए आपकी मुलाकात करवाते हैं लखनऊ की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर फारेहा खातून जी से। तो कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सौम्य। जी और आप मैं भी कैसे बिल्कुल हो? बढ़िया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था उसका पहला सवाल लेते हैं कि आखिर मेनोपॉज है क्या, इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? ठीक है। देखो सौम्य, अगर हम बात करें मेनोपॉज की तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हर महिला के लाइफ साइकिल में आना है। ठीक है। मेनोपॉज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हर महिला को जब एक स्टेज होता है, बच्ची होती है, फिर उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं। वो उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है जब तक उसके पीरियड्स रहते हैं। 45 ईयर्स के बाद फिर क्या होता है, ग्रेजुअली हमारी बॉडी का जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जबकि आपके जो नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। उसी अवस्था को हम कहते हैं कि अब महिला का मेनोपॉज हो गया है। मतलब उसके जो नॉर्मल पीरियड्स आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि अब अगर पीरियड्स आने बंद हो गए हैं तो महिला अपने मेनोपॉज स्टेट में आ चुकी। हाँ, आ चुकी है। अच्छा, ये कहना कितना सही होगा कि मेनोपॉज का मतलब है कि फर्टिलिटी का अंत? ये कितना सही है? देखो सौम्य, ये बिल्कुल ही सही है अगर हम इसको ऐसे समझें कि पीरियड आने का मतलब क्या है, आता ही क्यों है। तो नॉर्मली क्या है, हर महिला के जो जननांग हैं, ठीक है, हमें जो हमारे जो ऑर्गन्स हमें दिए हैं भगवान ने, वो है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाना है। ठीक है। महिला को एक उसके बच्चे होंगे। तो जो हमारी ओवरीज हैं उनका फंक्शन ऐसा होता है कि शुरू में वो कुछ हार्मोन्स बनाते हैं। ओवरीज में एग्स बनते हैं। ठीक है। जब तक वो हार्मोन्स हैं, वो एग्स बन रहे हैं, तब तक के हम फर्टाइल हैं। हम कंसीव कर सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे ओवरीज की एजिंग होती है या बुढ़ापा आने लगता है तो वो हार्मोन्स कम होने लगते हैं। मतलब कि अब वो नॉर्मल अंडे नहीं बन रहे हैं जो कि बच्चे बनाने में हेल्प कर रहे थे या कंसेप्शन में हेल्प कर रहे थे। तो इसका मतलब कि फर्टिलिटी हमारी खत्म हो गई है। एक एज के बाद जो है, जब हमारे पीरियड्स बंद हो गए हैं, हमारे एग्स खत्म हो गए हैं या बहुत ही कम मात्रा में खराब क्वालिटी के बने हुए हैं, तो अब हम आगे कंसेप्शन नहीं हो सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि फर्टिलिटी खत्म हो चुकी होती है, फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मेनोपॉज का सही एज के बारे में अगर हम बात करें, तो वो एज क्या है? कितने साल से कितने साल के बीच में मेनोपॉज आता है? देखो, मेनोपॉज की अगर बात करी जाए तो 45 ईयर्स से 55 ईयर्स का एक रेंज है। ठीक है। भारत में क्या है, 47 ईयर्स एक एवरेज एज हम मानते हैं कि मेनोपॉज हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत बार वो 50 तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो 45 से 55 हम मानते हैं कि इस टाइम में महिला का पीरियड ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ दिस टाइम 45 से 55 के बीच में। अच्छा, अगर आपने जैसे ये एज बताई एक हमें एज, तो अगर इस एज में या 50 से 55 साल की एज में मेनोपॉज नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है? हाँ, देखो, ये जो है, अगर 55 ईयर्स है और महिला को पीरियड आ रहे हैं तो ये एक हाई अलर्ट है। ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या बहुत सारे कॉजेज होते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब कि जो नॉर्मल नहीं है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो एक नॉर्मल चीजें होती हैं। अगर 55 साल के बाद भी या 50, जो कि हर कंट्री का एक अलग एज है, उसके बियॉन्ड भी महिला को पीरियड आ रहे हैं, तो उसको अपने गायनेक से जाके मिलना है। उसको पता लगाना पड़ेगा, गायनोकोलॉजिस्ट उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई क्या वजह है। क्योंकि बाद की एज ग्रुप में कुछ समस्याएं हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि कैंसर का रिस्क। ठीक है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि भाई कहीं महिला में कुछ और कोई खतरे वाली चीज तो नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये एक हाई अलर्ट है।
अगर आपको पीरियड आ रहा है 50 साल के बाद भी, तो बेटर है कि आप जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत बार ऐसा होता है, जेनेटिक होता है कि लोगों में 52 53 के बाद बंद होता है। फिर भी बेटर कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक बार अपने आप को इवैल्यूएट जरूर कराएं कि आपका सारी चीजें बॉडी में नॉर्मल चल रही हैं, या ये कोई खतरे की घंटी है कि पीरियड अभी भी आपके आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ये हो गया कि 50 से 55 साल तक मेनोपॉज़ अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में देखा गया है कि 40 के पहले ही या 45 के पहले ही महिलाओं को मेनोपॉज़ आने लगता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है? देखो सौम्य, आजकल हमने देखा है ना कि बहुत बार हमारी जो लड़कियां, यंग फीमेल्स 40 इयर्स की भी पीरियड्स खत्म हो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो आजकल रोल ऐसा लग रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स, इनका भी रोल है जो ओवरीज की प्री मच्योर एजिंग कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर महीना पीरियड्स 40 साल के पहले ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम प्री मच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि भाई फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स थे बॉडी पे, वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली कम होने लग जाएंगी। तो जो प्रॉब्लम्स हमें मेनोपॉज के बाद आती, वो प्रॉब्लम्स हमें 40 साल के पहले आने लग जाएंगी। तो वैसे कंडीशन में भी क्या है कि भाई आपको अगर वो सिम्टम्स, जो मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, अगर पीरियड आपके पहले बंद हो गए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। उन सिम्टम्स को हम देखेंगे और उसके लिए हम लोग करेक्टिव दवाइयाँ देंगे। अच्छा, ये सिम्पटम्स क्या होते हैं? कैसे समझेंगे इसे, मतलब कि ये वही सिम्पटम्स हैं मेनोपॉज़ के? देखो, मेनोपॉज के जो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसमें हम जो बहुत बताते हैं कि भाई 80 से 90% लोगों में आते हैं, उसको कहते हैं हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मतलब कि अचानक से बहुत तेज गर्मी लगती है, फिर पसीना आने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मूड इरिटेबल हो जाता है। ठीक है, बैक एक होने लगता है, हाथ पाँव में दर्द। ठीक है, वजाइनल ड्राइनेस होने लग जाती है। यूरिन में कभी कभी इन्फेक्शन होने लगता है कि भाई पेशाब आपको जल्दी जल्दी आने लग गया, या पेशाब आपका लीक होने लग गया। ठीक है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। ठीक है, आपके मसल्स जो है उनका धीमे धीमे जो है, क्या कहते हैं कि जो बुढ़ापा जैसा लगता है ना, मसल्स में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके ग्रेजुअली आने लग जाते हैं, अगर आपको ये नॉर्मल मेनोपॉज या प्री मेच्योर मेनोपॉज हो रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो चांसेस हैं कि ये सारे आपके सिम्टम्स मेनोपॉज के हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा है कि मेनोपॉज़ के 3 स्टेजेस होते हैं अलग-अलग। तो क्या आप उसे एक्सप्लेन करेंगी थोड़ा? देखिए, मेनोपॉज को, सही बात है कि हमारी जो लाइफ साइकिल है उसको हम अगर डिवाइड करें, तो उनको थ्री, मेनोपॉज स्पेशली को 3 स्टेजेस में ही डिवाइड करते हैं। मेनोपॉज मतलब आपका कंप्लीटली पीरियड खत्म हो गया, जो फाइनल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका हुआ। ठीक है, अब ये अचानक से भाई हम कह रहे हैं कि ये हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, हार्मोन्स खत्म हो गए, तो भाई ठीक है, हार्मोन्स अचानक से, एक ऐसा तो नहीं होगा हम सुबह उठे और हार्मोन खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीमे धीमे बॉडी में हार्मोन्स के जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, वो धीमे धीमे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो मेनोपॉज के पहले की स्टेज होती है प्री मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज के आसपास की, उस टाइम पे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स कम होते हैं, तो थोड़े थोड़े हमें वैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि अचानक से बहुत तेज गर्मी लगी, पसीना आया, ड्राइनेस, वो सारे जो मैंने सिम्टम्स अभी बताए हैं, वो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप होता है। कि पीरियड खत्म होने के पहले ये सिम्टम आ गए, वो 4 से 8 साल तक वेरी कर सकता है। बहुत बार लोगों का 4 साल में खत्म हो जाता है, बहुत बार 8 साल तक चलता है, फिर फाइनल एक उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड आया, उसके बाद 1 साल तक कोई पीरियड नहीं आया। दैट इज मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज जब 1 साल हो गया, कोई पीरियड नहीं आया, उसके बाद आपका पोस्ट मेनोपॉज शुरू हो गया, और फिर वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज स्टेज हो गया हमारा। इन अलग-अलग स्टेजेस पर किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग स्टेजेस हैं तो हमें इन-इन बातों का ध्यान रखना है या कुछ ये करना है या कुछ नहीं करना है? उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखो, अगर अलग अलग स्टेजेस की हम बात करें, तो ग्रेजुअली सबका जो फिजियोलॉजी है कि वो हमारे हार्मोन्स कम हो रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल
जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में प्ले करता है रोल। कि हमारा अच्छा, मेनोपॉज एक चीज़ और पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा था, ठीक है, आपके परिवार में लोगों को कब मेनोपॉज आया। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हेल्दी है, आपका डाइट ठीक है, डाइट ठीक है मतलब कि आपका जो है फाइबर डाइट्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी खासी है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर रहे हैं, तो आपका मेनोपॉज का जो ट्रांजिशन है ना, दैट इज़ वेरी स्मूथ। उस टाइम पे आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो अच्छा ये होता है हर स्टेज में। भाई हार्मोन्स कम हो रहे हैं, उसमें आपका डाइट में आपके कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये हम ऐड करते हैं, ठीक है। फाइबर्स हमें ऐड करना है, कैफीन इनटेक कम करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारे ट्रिगर्स होते हैं हमारे, कि ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं इनको एग्रवेट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारा डाइट विच शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट, बाहर का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीज़ें नहीं करना है। दूसरा क्या है, हमारा स्लीप हाइजीन, ठीक है, जो हमारी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, कि भाई आपको एडिक्वेट स्लीप भी मिलनी चाहिए, रात के 8 घंटे की स्लीप, ये नहीं कि पूरी रात आप जगे हों, दिन में सो रहे हो। तो ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल शुड बी वेरी हेल्दी। विटामिन, कैल्शियम, ये हमको सप्लीमेंट करना है, ठीक है, इन ऑल द स्टेजेस। अच्छा, आपने अभी जो ये कैल्शियम और फाइबर की बात करी, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्टेज पर आकर के और क्यों? हाँ देखो, होता ये है कि भाई फाइबर की अगर हम बात करें, कहते हैं कि जब मेनोपॉज होता है, हार्मोन्स जो हमारा ईस्ट्रोजन होता है उसका बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। एक तो वो हमारा क्या है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, हमने कुछ भी खाया वो हमारा कितनी जल्दी पच रहा है, ठीक है, वो स्लो हो जाता है मेनोपॉज होने के बाद, हाँ, ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से। जो फाइबर्स क्या है, फाइबर्स हमारा जो है, हम जो चीज़ खाएंगे जो शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो कम करेगा, ठीक है, सटाइटी आपकी पूरी पहले कर देगा। आप थोड़ा सा खाओगे आपको लगेगा पेट भर गया। दूसरा, आपका गैस्ट्रिक मूवमेंट्स को इम्प्रूव करेगा। तो आपका ओवरऑल जो है ना कि भाई जो वेट गेन होता है वो नहीं होगा। कैल्शियम क्या है कि हमारा ईस्ट्रोजन धीमे धीमे हम उसका जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है बोन्स पे, बोन लॉस होने लग जाता है, ठीक है, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जो हम कहते हैं। तो आफ्टर मेनोपॉज यू नीड टू सप्लीमेंट बोन की हेल्थ के लिए, मसल की हेल्थ के लिए, कि आपका कैल्शियम देंगे तो बोन्स हमारे बन पाएंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन तो खत्म हो गया, अब हम कहाँ से वो सप्लीमेंट्स लेकर आए। अच्छा, ये जो दिन होते हैं, जो फेजेस होते हैं किसी भी महिला की लाइफ में, ये इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों कोई महिला जो है इसे आसानी से, आसान नहीं होता है किसी भी महिला के लिए, इतना मुश्किल कैसे हो जाता है ये? देखो, महिलाओं के लिए मुश्किल समय होता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, उसको अचानक से गर्मी लग रही है, फिर पसीना आने लग जा रहा है, उसके बाद उसको वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है, ठीक है, पेशाब बहुत बार वो होल्ड नहीं कर पा रही है, उसका लीक हो जा रहा है, ठीक। तो अब ये सारी चीज़ों को एडजस्ट, उसको लगेगा कि पता नहीं मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, ठीक है, ये दिस इज नॉट, अभी आप ही कहीं जा रहे हो और आपका यूरिन लीक हो जाए, देन दिस इज नॉट नॉर्मल। तो उसको लगेगा कि पता नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे क्या हो गया। बहुत बार ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये नॉर्मल मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सौम्या कि इसका ट्रीटमेंट भी है, ओके। ठीक है। बहुत बार लोग कहते हैं अरे नहीं अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी तो जिंदगी खत्म हो गई है, ठीक है, यू हैव टू लिव विद दिस। नो, यू डोंट हैव टू लिव लाइक दैट। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई, मतलब जो मैं बताना चाहूंगी कि भाई देखिए, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो महिलाओं की, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो हमारे इंडिया में 73 ईयर्स है, ठीक है, ग्रेजुअली वो बढ़ रही है। तो आप अगर सोचो कि अगर मीनोपॉज 45 ईयर्स पे हो रहा है तो 55, 65, 30 ईयर्स का टाइम है जो कि उनको पीरियड खत्म होने या मेनोपॉजल स्टेज में रहना है, ठीक है। और वो टाइम बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और अगर उस टाइम पे किसी को ये समस्या हो रही है कि वो यूरिन होल्ड नहीं कर पा रही है, उसको वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, उसके हस्बैंड के साथ रिलेशंस नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो ये उसके लिए एक इरिटेबिलिटी, ये मतलब उसके लिए खुद को, उसकी अपनी वर्थलेसनेस, उसको लगता है कि मैं अब किसी काम की नहीं रह गई हूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। एंड तो ये चीज तो हम उसको समझना पड़ेगा कि भाई उसको डॉक्टर के पास आना है,
हमारे पास वजाइनल ड्राइनेस का भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास जो आपका यूरिन लीक हो रहा है उसका भी ट्रीटमेंट है। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि महिलाएं मेनोपॉज के बाद रिलेशनशिप बनाने से हिचकती हैं, तो क्या ये बात सही है कि उनके अंदर की यौन इच्छा जो होती है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है मेनोपॉज के बाद? हाँ सौम्या, देखो होता क्या है, मेनोपॉज के बाद जो है ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी अंदर वजाइना होती है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है। दूसरा, जो अंदर से जो एक मूड होता है वो भी कम होने लगता है। ठीक। दूसरा, अगर कोई भी आप रिलेशन बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो आप वो नहीं करना चाहोगे। तो ये सारी चीजें मिला के फिर वो उस चीज को अवॉइड करने लग जाती हैं। दूसरा, तो ये उनको समझने वाली बात है कि भाई देखो, मेनोपॉज हो गया तो ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाओ, हमारे पास ट्रीटमेंट है, हम उसका इलाज करेंगे, और आप बिल्कुल पहले जैसे ही आपके जैसे रिलेशंस थे आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो अभी ट्रीटमेंट की बात करी, तो क्या होता है ये ट्रीटमेंट? कुछ समझाना चाहेंगी? मतलब क्या रहता है इस ट्रीटमेंट में, क्या प्रोसेस रहता है? हाँ देखो, इसमें क्या है सौम्य, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, अभी क्या है, हमारा कॉस्मेटिक गाइनी का भी जो है बहुत ज्यादा इवॉल्विंग रोल इसमें आ गया है, जो कि मेनली फोकस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। ठीक है। कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ी हुई है, जो फीमेल्स की है, जिसको अभी तक निग्लेक्टेड था, हमें महिलाओं को एक ये भी है ना कि उसे अंदर से पूरा, ऊपर से एक हम खाली फेस देखते रहते हैं। ठीक है, हम पार्लर चले गए, हमने अपना मेकअप करा लिया, हम खुश हो गए, नहीं। लेकिन एक जो ओवरऑल वेलनेस वेलबींग होती है, जब वो पूरा अंदर से ठीक हो, अंदर से उसको लगे कि मैं सुंदर हूँ। ठीक है। तो उसमें आता है कॉस्मेटिक गायनी, जो कि कॉस्मेटिक आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करता है। आपके वजाइनल ड्राइनेस के लिए हमारे पास लेजर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। ठीक है। तो हमें बहुत कुछ सर्जरी नहीं करना है। वजाइनल लैक्सिटी, जिसकी नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं, बहुत बार उसको यूरिन लीक हो रहा है, होल्ड नहीं कर पा रही है, नीचे लगता है कि रास्ता बहुत फैल गया है, उन सब का ट्रीटमेंट है हमारे पास कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी में। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो, जो आपको एकदम अजीब लगा हो या आपको लगा हो कि इस चीज़ को लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है? ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगी हमें? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी क्या है, जब अभी तक मेरा जो अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत बार हमारे पास जो एल्डरली लेडीज आती हैं 60 ईयर्स की, ठीक है, उनको एग्जामिन करा तो लगा कि भाई उनका यूरिन लीक हो गया। फिर उन्होंने ऑल दो मुझे कंप्लेन नहीं बताई कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी। और फिर उनसे पूछने पे, भाई क्या आपको ये दिक्कत है, आपका पेशाब लीक हो जाता है? तो फिर हाँ, ये तो हो जाता है। तो लेकिन वो तो होता ही है, इस उम्र में तो नॉर्मल है। तो देन आई थॉट कि नहीं, ये तो बेचारे उनको इतना अकस्टम कर दिया गया है ये चीज समझाने के लिए कि भाई ये तो नॉर्मल है, तुम्हें इसके साथ ही जिंदा रहना है। ऐसा नहीं है। तो अभी हमें लोगों को ये अवेयर करना पड़ेगा कि भाई आपकी जो बची कुची जिंदगी है उसका भी इलाज है। ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, और हम इन सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपका जो मसल जो वीक हो गया, जैसे कि मेनोपॉज के बाद जो ईस्ट्रोजन की वजह से कोलेजन की भी डेफिशिएंसी होती है। कोलेजन जो हमारे मसल्स में सब होता है, जो इसको टाइट करता है स्किन को, ठीक है, वो सब भी धीमे धीमे कम होते हैं, जिससे कि आपकी झुर्रियां आ जाती हैं। तो पूरी बॉडी में झुर्रियां, नीचे भी झुर्रियां। तो उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी सर्जरीज अवेलेबल हैं। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें ये अवेयरनेस बतानी पड़ेगी कि भाई देखो, इसका ट्रीटमेंट है। पूछना पड़ेगा हमारे आसपास जो लेडीज हैं, हमें खुद ही पूछना पड़ेगा, भाई आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, मेनोपॉज हो गया है, अगर कुछ ये सब चीजें हैं तो लेट्स गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। आज भी जहाँ इंटरनेट और डिजिटली दुनिया का जो है दौर है ये, तो इस दौर में भी महिलाओं को वो सब नहीं पता है जो उनको पता होना चाहिए मेनोपॉज के बारे में, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया जाता है कि ये सब कॉमन सी चीजें हैं, यही जो चीजें तुम झेल रही हो ये बहुत ही कॉमन है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल। तो इसके लिए हमें, भाई देखो, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा। हम लोगों को जो है बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि भाई देखो, मेनोपॉज के ये सिम्टम्स हैं। अगर आपको अचानक से बहुत गर्मी लग गई, नीचे सबसे कॉमन ना वजाइनल ड्राइनेस,
और यूरिन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, फिर वो उसी तरीके से रहने लग जाती हैं। तो ये बताना पड़ेगा कि ये मेनोपॉज की वजह से है। बहुत बार लोग यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे कि भाई पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे, इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि मतलब 6-7 महीने से वो खाली यूरोलॉजिस्ट को दिखा के एंटीबायोटिक्स खा रही थी और कुछ नहीं उसको फायदा था। मेरे पास आई, मैंने उसको एग्जामिन किया, तो उसका बिल्कुल एकदम ड्राई वजाइना ना, वो सनाइल वेजिनाइटिस। कुछ नहीं, मैंने उसको थोड़ा सा इस्ट्रोजन क्रीम लोकल अप्लाई करने को दी और कुछ ऐसे ही कुछ कुछ हार्मोन सप्लीमेंट्स दिए। अभी शी इज ओके, कोई दवाई नहीं खा रही है, बस खाली एक अब मल्टीविटामिन एक ले रही है, सप्लीमेंट ले रही है, शी इज परफेक्टली फाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि ये पीसीओडी और पीसीओएस है जो आजकल बहुत आम हो गया है, तो क्या जो महिलाएं इन समस्याओं से पहले ही जूझ रही हैं उनको मेनोपॉज में किस तरीके की दिक्कत आती है? देखो, जो पीसीओडी पीसीओएस वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें वैसे भी वो बहुत हाई रिस्क होते हैं कि उनमें शुगर डायबिटीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, बीपी बढ़ सकता है, ठीक है, वेट गेन हो सकता है। तो मेनोपॉज में भी ये सारी चीजें होती हैं भाई। जैसे ही एस्ट्रोजन का इफेक्ट खत्म हुआ, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ गया, ठीक है, वेट गेन बढ़ सकता है। दूसरा क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो जिनमें ऑलरेडी जो कि उसके लिए हाई रिस्क पे हैं मेनोपॉज में, वो फीमेल्स ज्यादा रिस्क पे होंगी कि भाई उनको वेट गेन होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनका बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली करना क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, खाने पीने पे ध्यान, एक्सरसाइजेस, ठीक। तो ये इस चीजों का हमें ध्यान देना है, प्लस अपना डाइट में कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अच्छा, ये एचआरटी क्या है? एचआरटी को है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। क्या है, अभी सारा जो बात हो रही है वो एस्ट्रोजन की बात हो रही है कि भाई एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, तो सारे सिम्टम्स उसकी वजह से हो रहे हैं। तो जिसको भी मेनोपॉज हो गया है, ठीक है, और उसमें इतने अग्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनमें हम बहुत ही लो डोज में ईस्ट्रोजन दे देते हैं। दिस इज हार्मोन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये सिम्टम्स ग्रेजुअली कम हो जाते हैं, ठीक है, और एक फेज्ड मैनर में उनका मेनोपॉज आ जाता है, जो कि ऐसे एब्रप्टली बढ़ रहा था, वो ग्रेजुअल धीमे 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 वो सिम्टम्स उनके एक्लिमेटाइज हो जाती हैं उन सिम्टम्स के। अच्छा, बस आखिरी में एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि मेनोपॉज के बाद उनके जीवन में एक गिरावट सी आनी शुरू हो जाती है। तो आज के पॉडकास्ट के जरिए आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, अभी तक जो हमने भी अपने, अब भाई हमने खुद पढ़ के देखा कि हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी तक का एक्सपीरियंस था, ऐसा है, मेनोपॉज के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है फीमेल्स की, वो सच में ग्रेजुअली बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। अब आप खुद ही देखो ना, झुर्रियां पड़ गई, हड्डियां कमजोर हो गई, बैक एक होने लग गया, अचानक से गर्मी लगने लग गई, पसीना आने लग गया, वजाइनल ड्राइनेस हो गई, फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस होने लग गए, ठीक है। तो इन सारी चीजों के साथ तो आप बहुत अच्छा तो नहीं फील करोगे, ठीक। तो अब हम, मेरा एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं यही कहूंगी, अगर आपको ये कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आप एक बार अपने सिम्टम्स को देखोगे, उसको देखेंगे कि हम उसमें क्या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, और हम उस सिम्टम्स को कवर अप करके आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप अपनी पहले जैसी ही जिंदगी जी सकते हैं जैसे कि आप पहले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ फॉर्म में और एक ये भी है, हाँ, एक्सरसाइजेस का और हमारा योगा का भी देखो बहुत ज़्यादा रोल है। तो होता क्या है कि हमारे मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा होगा कि अगर हम लोग अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, ठीक है। मेनोपॉज में क्या, वेट गेन हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, आदमी ने चलना फिरना बंद हो गया, फिर और वेट गेन हो गया, फिर घुटनों पे जोर पड़ गया, तो ये एक वाइशियस साइकिल हो जाती है। ग्रेजुअली आप वेट गेन करने लग जाते हैं, फिर आप चलोगे नहीं, फिर आपके घुटने कमजोर हो जाएंगे, फिर टूटने लगेंगे। तो एक्टिविटी, एक्टिव रहना है। अच्छा, इनमें महिलाओं के लिए इस टाइम मतलब कॉमनली भी अगर पूछें तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा सही रहती है या योगा करना ज्यादा सही रहता है? देखो, जो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं,
ठीक है। भाई योगा से क्या होता है कि आपका एक स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, आपका जो डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये योगा का इसमें बहुत अच्छा रोल है, और मसल स्ट्रेंथनिंग भी कराता है। लेकिन आपकी जो आपकी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं उसके आपके मसल स्ट्रांग होंगे। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो बेटर है कि आप जो है योगा अपने दिमाग, माइंड, बॉडी बैलेंस के लिए करें, और थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज भी करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच। आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगी कि लाइफ का कोई भी फेज हो, उसे हंसते हुए और हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। हर एक फेज को एंजॉय करना चाहिए। मेनोपॉज की बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे किसी से छुपाना या शर्माने की बात नहीं है। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।